कन्फ्यूशियस ने कहा है कि एक आदमी महान इसलिए नहीं है कि वो असफल नहीं हुआ, एक आदमी महान है क्योंकि असफलता उसे रोक नहीं पाई है। नमस्कार। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो होती है न्यूज इंडिया पर सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं, हमेशा उसकी जीत होती है। सत्य रुकता नहीं, रोका जा सकता नहीं और असत्य पर विजय हासिल करता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। बदला देश, बदली तस्वीर, जनगण के मन की बात, सबका साथ, सबका विश्वास। 8 साल मोदी सरकार, दुनिया जले तो जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल चल रहा है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बने हुए आज 8 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं मोदी सरकार की 8 साल में शुरू हुई वो योजनाएं जो देश को एक नई दिशा में लेकर गईं। आप इन योजनाओं को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना है, हर घर नल योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुत चर्चा हुई किसानों को लेकर, और देश और दुनिया में जब टीकाकरण को लेकर बड़ी चर्चा हुई कोविड को लेकर, तो देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, मुफ्त टीकाकरण अभियान हिंदुस्तान ने चलाया। महिलाओं और यूथ के लिए योजना की, और एक बड़ा काम स्टार्टअप जो है वो योजना का प्रधानमंत्री के रहते हुए किया गया। तो ये बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री की जो योजना जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री को किस तरह के चैलेंज अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं देश में और दुनिया में, किस तरह के चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जीएसटी को लेकर बहुत सारे बदलाव इस सरकार ने किए हैं, लेकिन उसके जो चुनौतियां हैं वो अभी लगातार जारी हैं। सीए एनआरसी हालांकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन उस चुनौती का भी सामना किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा काम किया था, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का इस सरकार ने, उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातचीत चल रही है। कश्मीर में 370 को खत्म किया गया, लेकिन अभी माहौल पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। एक बड़ी योजना थी पिछले कार्यकाल में नोटबंदी की, 3 तलाक की, जिसको लेकर भी सरकार की चुनौतियां बढ़ती रही जी। और अब प्रधानमंत्री का एक्शन प्लान पर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री का एक्शन प्लान क्या है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस खेती किसानी पर है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। स्वास्थ्य को लेकर आयुष्मान योजना के अलावा देश में तमाम तरीके की मेडिकल सुविधाएं बढ़ाना, मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने का काम किया गया है। रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस सरकार में किया गया। महंगाई को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि वो अभी थमी नहीं है। रोजगार पर काफी काम किया गया, उसमें स्वरोजगार पर काम किया गया है। शिक्षा को लेकर इस सरकार ने बड़ा काम किया। सरकार में वैसे तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कोई भी सरकार बिना टीम के नहीं चलती। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उन 8 मंत्रियों की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है अमित शाह साहब का, जो गृह मंत्री हैं, फिर राजनाथ सिंह जी हैं जो रक्षा मंत्री हैं, नितिन गडकरी साहब हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, पहली ऐसी मंत्री हैं जो सीएसएस में और सीसीएस में और सीए में दोनों में रही हैं। और इसके अलावा हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान और अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव की चर्चा काफ़ी होती रही है क्योंकि रेलवे को लेकर काफ़ी काम इस सरकार ने किया है। और धर्मेंद्र प्रधान साहब हिंदुस्तान की संस्कृति और शिक्षा को लेकर एक नया काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति आ रही है, उसको लेकर भी चर्चा होती रही। अब बात करते हैं, अक्सर बात होती है सरकारों को लेकर जब चर्चा होती है तो चर्चा होती है कंपैरेटिव की, कि तुलनात्मक कैसे की जाए, तुलना कैसे की जाए। तो जो पिछले प्रधानमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है। हमारे बड़े प्रधानमंत्रियों में से जिनकी चर्चा काफ़ी होती रही, उसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू,
उनसे लेकर लगातार चर्चा होती है। इंदिरा गांधी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बार बार तुलना की जाती है कि वो उसी तरह के ठोस एक्शन लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। नरसिम्हा राव साहब की चर्चा होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी नीतियां और प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर चर्चा होती है। मनमोहन सिंह और राजीव गांधी को लेकर भी बहुत चर्चा होती है और सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वीपी सिंह जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया काम किया, इन सब पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे, सरकार पर चर्चा करेंगे, देश में क्या बदलाव आए हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छब्बीस मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब मोदी को पीएम बने 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 सालों में देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती, किसानी से लेकर महंगाई तक क्या कुछ बदला, जानिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी। अब वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। 2021-22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 लाख करोड़ का ही एक्सपोर्ट हो पाया था। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज बढ़ा है। हर साल औसतन 25 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। मोदी सरकार में एजुकेशन पर शुरू से ही जोर दिया गया, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 15.09 लाख हो गए हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। कोरोना महामारी को लेकर भारत ने पूरी दुनिया में बहुत अहम भूमिका निभाई। जब पूरी दुनिया में कोरोना अपने चरम पर था, तब भारत में बनी वैक्सीन ने संजीवनी का काम किया और मोदी सरकार ने देश के साथ साथ विदेशों में भी वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में ज्यादा अंतर नहीं आने दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देशव्यापी कोविड-19 वैक्सीन अभियान के तहत अब तक 192.52 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया।
लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपए और चावल पर 630 रुपए MSP बढ़ी है। 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012-13 में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए है। पूरे देश में महंगाई पर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई दर मई 2014 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 8 साल में आटे, दाल, चावल, दूध की कीमतों में भी उछाल रिकॉर्ड किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर ऐतिहासिक कदम उठाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग काफी लंबे समय से उठती आई थी, लेकिन इस मुद्दे को सभी पार्टियों ने नजरअंदाज ही किया, जिसके बाद मोदी सरकार ने धारा 370 पर अटल फैसला लिया, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक पर सख्ती के साथ तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। वहीं सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा भी हुआ है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। मोदी सरकार ने 3 तलाक से जुड़े बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास करवाया था, जिसके बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद 3 तलाक कानून बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री के 8 साल पर खास कार्यक्रम में चर्चा करें, उस पर आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएं। उससे पहले हम चर्चा करते हैं आज के पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? क्या आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। इस समय हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल साहब। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बहुत बधाई आपको, आपकी सरकार के 8 साल पूरे हुए। 8 साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं वो आप क्या मानते हैं? सबसे पहले उस पर चर्चा करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 8 सालों में जो काम किया है वो अभूतपूर्व है जी। और माननीय मोदी जी ने समाज के हर पहलू को छुआ है, चाहे वो किसान हों, चाहे गरीब हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, सबके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत काम किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास की जो हमारी है वो पहुँचे, तो उसके लिए माननीय मोदी जी भी दृढ़ संकल्प हैं और सबके लिए काम किया गया है। किसान सम्मान निधि देके किसानों के लिए काम किया गया। गांव में महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। आपने जो गांव में बिजली थी वो सबके यहाँ बिजली के कनेक्शन कराए गए। घर घर जल से नल के तहत पानी उपलब्ध कराया गया। देश को आत्मनिर्भर बनाया गया। देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का निरंतर प्रयास जारी है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और पिछले 2 साल में जो कोविड की स्थिति आई, अप्रत्याशित स्थिति, उससे भी माननीय मोदी जी की सरकार बखूबी निपटी है। और आज हमको गर्व है कि भारत की लगभग संपूर्ण आबादी को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। और न केवल भारत, हम पूरे विश्व को भी
वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। एक समय था जब भारत दूसरे जगह से वैक्सीन हम देश में लाते थे और वो तब मिलती थी जब लगभग पूरे विश्व में ये सब हो चुका होता था। जी। आज भारत उन अग्रणी देशों में है जो दुनिया के बड़े देश कहे जाने वाले, जी। उनके साथ हमने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया और उन सबसे बेहतर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया। जी। तो ये अनिल, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। जी, तो अनिल जी, आपने बहुत सारी चर्चा की, योजनाओं की चर्चा की, प्रधानमंत्री जी के काम की योजना की, तो क्या मान लिया जाए कि देश में राम राज्य आ गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। निरंतर प्रयास करने रहेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। जी। आप देखिए, क्वाड में माननीय मोदी जी का जो प्रदर्शन रहा है वो अपने आप में पूरे हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। जी। G20 या और भी जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ हिंदुस्तान का डंका बजता है। उनकी जो एक कुशल नेतृत्व की जो क्षमता है वो पूरे विश्व को दिखाई देती है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की ओर देख रहा है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी और हमको पूरे दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। जी सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप सरकार को देख रहे हैं बहुत करीब से, ज़्यादातर लोग मंत्री भी हैं। एक शिकायत सांसदों की रहती है कि मंत्री जो लोग हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। मंत्रियों की शिकायत है कि उनकी खुद की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वन मैन सरकार है, वन मैन गवर्नमेंट है, केवल प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट सब लोग उनको देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कोई एक डिफरेंस है प्रधानमंत्री और मंत्रियों के कामकाज की रफ्तार में या स्टाइल में, जिससे एक पूरा जो समग्र काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हमेशा जो टीम का कैप्टन होता है जी, उसको निश्चित रूप से ज़्यादा श्रेय जाता है। लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एमपी कहते हैं कि साहब हमारी नहीं सुनी जा रही, मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनी जा रही जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं सबके सुनी जाती हैं, जो सब लोगों की अच्छे सुझाव हैं उनको माना जाता है। और माननीय मोदी जी में तो अद्भुत क्षमता है सबको साथ लेके चलने की, और उनका तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये जो आप कह रहे हैं इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अग्रवाल साहब, आपके पास आता हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी भी जुड़ गई हैं। वो सरकार पर और देश पर बहुत बारीकी से नज़र रखती हैं। मनीषा जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमने भी चर्चा की, आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही सक्सेसफुल 8 साल हैं। नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंजेस बहुत थे। सबसे बड़ी जो थी वो तो ग्लोबल वैश्विक विभीषिका थी जो महामारी की, कोविड की। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम तृतीय राष्ट्रों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ अभाव है, गरीबी है। इसके बावजूद भी पैंडेमिक में काफ़ी कुछ मुहैया कराया गया, और गलतियां जो हुई उस पर मुस्तैदी से काम करके सरकार ने जो टीकाकरण था, इसके लिए जो वैक्सीनेशन था, उस पर पहल की। और इसके अलावा यदि आप देखें तो ये एक तरह से विषमता जो है वो सामाजिक विषमताएं बहुत हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा आप ये देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक युद्ध की तरफ अग्रसर है जी। और इसमें भी हमारी कूटनीति कहिए या राजनीति कहिए वो कुछ ऐसी रही है कि मोदी विश्व के जो सबसे प्रखर और अग्रणी नेता हैं, चाहे वो बाइडेन हैं या जापान के नए प्रधानमंत्री हैं या ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं जी, इन सब के साथ वो उठ बैठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं विश्व में एक अगुवाई उन्होंने की है भारत की। तो चाहे वो निजी सामाजिक स्तर पे हो या वैश्विक स्तर पे हो, केवल छवि नहीं, परफॉर्मेंस के चलते ये जगह जो है उन्होंने अपनी बनाई है जी। सर, तो एक आज ये चाहे राजनीतिक प्रतिरोध जो भी हो मोदी का,
मैडम एक बात थी जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, वो है महंगाई की, कि सब लोग कह रहे हैं महंगाई जो है बहुत बढ़ गई है, 2014 के उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के, जैसे हमारी रिपोर्ट में भी बताया गया कि 8 साल में 30 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के 40 रुपये बढ़ गए, सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, बेरोजगारी भी बढ़ी है, और एजुकेशन के लेवल पर सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन ड्रॉप आउट रेट कम नहीं हो पा रही। क्या आप मानते हैं ऐसा है? नहीं देखिए, बहुत सारी, सब आपने एक लंबा लिस्ट बता दिया। महंगाई बहुत है जी, तेल की कीमतों में भयंकर इजाफा है जी, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये एक आर्थिक दिक्कत है जी, लेकिन ये सब जो है, ये एक्यूटनेस जो है ये कोविड के चलते बढ़ा है जी, और इसके बाद विश्व स्तर पर जो युद्ध हुआ है उसके चलते तेल की कीमतें आसमान छू गई हैं जी, एनर्जी प्राइसेस जो है वो बहुत ऊंची हैं जी, तो इसमें कैसे सरकार अपने आप को संभाल पाएगी, ये एक चैलेंज है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो भी कर रही है, क्या कोई ऑपोजिशन है जो सरकार को इस पर कड़ाई से सवाल कर पा रहा हो? उत्तर प्रदेश चुनाव तो हाल ही में हुए जी, उसमें ये सारे मुद्दे जो थे अहम हो चुके थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है भाजपा को पछाड़ नहीं पाया। तो सरकार के लिए ये सवाल ज़रूर है कि लोगों के मुद्दे सरकार को सुलझाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात है, वहाँ कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर नहीं है जो खड़ा होकर मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से ये सवाल कर सके और लोगों में ये भरोसा दिला सके कि हम मोदी से ज्यादा अच्छा कर लेंगे, हम भाजपा से ज्यादा अच्छा कर लेंगे। महत्वपूर्ण बात आपने की है मनीषा जी। कंपटीशन ये सवाल उठा नहीं पाता है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात की। अनिल जी से मैं इस पर जवाब चाहता हूं। अनिल जी, इस सरकार की सफलता का एक राज ये हो सकता है जो मनीषा जी कह रहे हैं कि आपका कोई एक सॉलिड या स्ट्रांग पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर नहीं है, कि आपके खिलाफ बोलने के लिए कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं है, इसलिए आप अपना जो है गुणगान किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अपोजिशन जो मुद्दे हैं वो उठा सकता है, लेकिन अगर आज वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो भारत की में अगर महंगाई की दर है और आप अमेरिका में महंगाई की दर देखें, यूके में महंगाई की दर देखें, पाकिस्तान का हाल देखें, श्रीलंका का हाल देखें, तो हम लोगों की स्थिति काफ़ी संतुलित है, काफ़ी बेहतर है। और जब आज दुनिया में कुछ भी होता है उसका हर जगह इम्पैक्ट आता है। जो यूक्रेन रशिया का वार है, उससे पहले अफ़गानिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस रहा तो उसका पूरे विश्व पे असर पड़ा है। लेकिन इस सब के बावजूद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत और एक जिसकी प्रशंसा की जाए वो काम है। सर, माननीय मोदी जी ने आज स्टार्टअप्स के जरिए से जो हमारे युवा हैं उनको बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। बैंक्स उन लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं। और जहां तक आप गरीबी की बात कर रहे हैं, अभी पूरी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2014 के मुकाबले लगभग 12% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो ये माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का एक अच्छा प्रमाण है। जी, तो इलेक्टोरल जीत को आप ये मानते हैं कि जनता सुखी है, मतलब ये एक प्रमाण होता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप जनता को कोई कष्ट नहीं है, आप ऐसा समझते हैं? छोटा सा जवाब मुझे देखिए। जी नहीं, देखिए मैंने फिर आपसे कहा ये सब एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जनता का विश्वास माननीय मोदी जी में है। ये एक माननीय मोदी जी को लोगों का विश्वास है और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास को कायम रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर देखा कि जो विदेश में 65 घंटे का प्रोग्राम करे और उसमें लगभग 50-55 प्रोग्राम कर ले, 48 घंटे के लिए जाए उसमें 40-45 प्रोग्राम कर ले। पूर्व प्रधानमंत्रियों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 12 घंटे तो वो जेट लॉग। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आपको भी बहुत बधाई सरकार के 8 साल पूरे होने पर। मनीषा जी, आपको मैं इजाज़त दूं, आपसे मैं विदा लूं, लेकिन उससे पहले एक चीज़, छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आप बहुत एनालिसिस करते हैं, फिगर्स को करती रहती हैं। इस सरकार को 10 में से कितने नंबर आप दे रही हैं? आज 8 साल पूरे हो गए, 2 कार्यकाल हो गए तो 10 में से 8 तो
8 तो निश्चित देती हूँ जी, और 8 से कुछ ज़्यादा भी देना हो तो वो भी देती हूँ, चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस के जो सवाल हैं वो निरंतर इलेक्शंस में भी या लोगों से सीधे संवाद करके भी प्रधानमंत्री जो है वो ठीक है। एक तरह से अपना भरोसा वो बढ़ाए चले जा रहे हैं लोगों के बीच में जी। और सवाल करने की जो प्रक्रिया है वो ऑपोजिशन की है। ऑपोजिशन कहीं अपने नंबर जो है बढ़ा नहीं पा रहा है। ठीक। तो आज का नंबर प्रधानमंत्री का और ठीक है। उनके नेतृत्व में भाजपा का है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम विदेश नीति और अर्थनीति पर सरकार की चर्चा करेंगे और हमारे साथ लंदन से सीधे जुड़ रहे हैं वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एमपी और अर्थशास्त्री। ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौट कर आते हैं। बदली तस्वीर, जनगण के मन की बात, दुनिया जले तो जले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने की, उनके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो काम है उसकी चर्चा हम हमारे मेहमानों के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की देश में जितनी लोकप्रियता दिखती है वैसी ही लोकप्रियता उनकी विदेशों में भी दिखाई देती है। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो अहम बयान जो उन्होंने देश को संबोधित करते हुए विदेशी मंचों से दिए। 21वीं सदी में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। जैसे राष्ट्रपति पुतिन कह रहे थे, मेरा भी कन्विक्शन है कि आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी जन सामान्य का एक हिस्सा बन चुका है। तब हम एक डिजिटल इंडिया मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं। 10 जुलाई को साउथ अफ्रीका की क्रिकेट पर जो इंटरनेशनल सैंक्शन लगे थे वो हट गए थे। और उसके चंद महीनों के बाद ही साउथ अफ्रीका की टीम ने अपना पहला क्रिकेट मैच भारत में खेला था। भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ एमओयू हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है। भारत में अगर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दुबई में बैठा हुआ मेरा देशवासी चैन से सो नहीं सकता है। दुनिया भर में और देश में प्रधानमंत्री का जलवा तो दिखाई दे रहा है। हमारे कुछ दर्शकों के जो चुनिंदा ट्वीट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के मंच पर नई पहचान मिली। ये प्रियंका ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के मंच पर नई पहचान मिली। मोदी सरकार अगर महंगाई और रोजगार पर
काम करे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये राजीव सिंह ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार अगर महंगाई पर काम करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राहुल ने लिखा है कि मोदी सरकार ने किसानों के स्तर में बड़ा सुधार किया है, देश के विकास और भविष्य दोनों के लिए जरूरी है। राहुल 121 ने ये ट्वीट किया है। अब हम चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। हमारे खास मेहमान इस समय लंदन से जुड़ रहे हैं, एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट रामी रंजन, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नॉमिनेट मेंबर हैं, हिंदुस्तान के लोगों में से हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं, पंजाब में आए, पाकिस्तान में जन्मे थे लेकिन हिंदुस्तान आए और वहाँ से अब हिंदुस्तान का मान और सम्मान लंदन में बढ़ा रहे हैं। रंजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अर्थशास्त्री और एनडीए सरकार में वित्तीय सलाहकार रहे डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर साहब भी हैं। शेट्टीगर साहब का नाम हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे सम्मान से लिया जाता है। रंजन साहब, सबसे पहले आपसे, आप तो हिंदुस्तान का नाम और मान और सम्मान बढ़ा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री की विदेशों में लोकप्रियता तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने भारत के मान सम्मान को कैसे बढ़ाया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं पैदा भारत में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान बाद में बना जी। तो मैं इंडिया में ही पैदा हुआ था जी। तो मेरी ये जो आज आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपको यहाँ की यूके में जैसे हम मोदी जी को देखते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी जैसा लीडर जी सौभाग्य से मिलता है जी। इतनी हार्ड वर्किंग वो है, इतना कमिटेड तो है कि मैंने ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं देखा। जहां भी जाते हैं उनके पीछे इतने लोग आते हैं, इंडियन क्या दूसरे भी आते हैं क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत बढ़ गई है। और सबसे अच्छा जो काम मोदी जी ने किया है, उन्होंने ग्लोबल इंडिया बनाया है, जिसने एनआरआई के साथ कनेक्ट किया इंडिया को। देखो, अगर माँ के बच्चे उससे बिछड़ जाए तो माँ की कीमत कम हो जाती है। मोदी जी ने सब बच्चों को भारत माँ के साथ जोड़ दिया है। जहाँ जहाँ उन्होंने इंटरनेशनल टूर किया, उन्होंने एक नई भावना, नई फीलिंग भारत के लिए हमारे अंदर डाल दी है। आज हम बैठे यहाँ इतने गर्व से बैठे हैं, इतने प्राउड से बैठे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे यहाँ आए हुए ओवर 50 इयर्स हो गए हैं। जो मुझे आज रिस्पेक्ट मिल रहा है एज ए एनआरआई, मैंने आज तक कभी ये अनुभव नहीं किया था। लेकिन ये सब मोदी जी का कारनामा है, जिन्होंने हर पहलू पे ध्यान दिया है। और उन्होंने अपनी टीम भी, जो उनकी टीम है, देखो अकेला आदमी इतना काम नहीं कर सकता, उन्होंने जो अपनी टीम भी चुनी है, बड़े दिमाग से, बड़ी सोच के साथ वो टीम चुनी है। हर जगह पे उनकी टीम जो है वो कर रही है। ऑल्दो हमें बहुत खतरा है कि हमारे दो नेबर बड़े डेंजरस हैं, एक कम्युनिस्ट है, एक रिलीजियस है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपनी दिमाग सोच के उन्होंने फ्रांस से डीलिंग किया, अमेरिका से किया, रशिया से किया, टू स्ट्रेंथन इंडिया। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अभी जो आत्मनिर्भर के ऊपर हम जा रहे हैं, वो मेक इन इंडिया जो है, वो 10 साल में इंडिया विल बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो देयरफॉर, जो देखो हमारे किस्मत अच्छी है कि हमारे 1.4 बिलियन इंजन है हमारे, जो देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। आज हम आईटी में आगे बढ़ गए हैं, हम फार्मास्यूटिकल में आगे बढ़ गए हैं, स्पेस में आगे बढ़ गए, हर पहलू पे हम आगे निकल गए हैं। आज भारत का नाम मिलता है, दुनिया लाइन लगा के पड़ी है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। जो इंडिया इज नाउ ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर कोलैबोरेशन इन बिजनेस, क्योंकि वहाँ जो है उसका वातावरण इतना फ्रेंडली है जी। जो लोग वहाँ के लॉर्ड, आपके पास मैं लौटता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर जगदीश शेट्टीगर साहब भी जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनडीए सरकार में वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं। मैं उन्हें ऑनेस्ट इकोनॉमिस्ट के तौर पर देखता हूँ हमेशा से। डॉक्टर शेट्टीगर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और जो विदेश के नीति पर तो रंजन साहब ने भी चर्चा की, अर्थव्यवस्था पर भी वो चर्चा कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं इस सरकार की अर्थव्यवस्था को और देश की मौजूदा हाल को? देखिए, जहाँ तक सरकार का तरफ से जो प्रयास हुआ जी, जो बड़े बड़े नीति, कोई किसी सरकार को हिम्मत नहीं था जी, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जी। चाहे वो टैक्स रिफॉर्म है, जो जीएसटी है जी सर, या
बैंकरप्सी कोड है जो हमेशा ये एनपीए का समस्या होती थी जी। तो उसको सुलझाने के लिए इन्होंने बैंकरप्सी कोड लाया जी। इस तरह से कई उन्होंने मेजर्स लाया। सामान्यतः सरकार तो डरते थे ऐसे नीति को लाने के लिए। और सबसे बड़ा ये है उसमें थोड़ा तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये जो किसान कानून था वो लगभग जो गरीब किसान है और जो मध्यवर्ग किसान है उनको उसको लाभ हो सकता था, मगर ये 5% जो अमीर किसान उसको गलत तरह से पेश किया। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा जो एक छोटा वर्ग को हमने कम्युनिकेट नहीं कर पाया, नहीं समझाया, इसका वजह से वापस ले लूँगा, मगर वो मेरे ख्याल में एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा। मैं समझता हूँ आने वाला इलेक्शन का बाद वो दोबारा एक, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक नीति आपने कहा कि मतलब किसान को हित में सरकार ने वापस लिए वो नहीं लेने चाहिए थे और शायद वापस भी आ सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, जरूर, क्योंकि अभी इलेक्शन के पहले तो नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसे डेमोक्रेटिक देश नहीं है जहाँ चुनाव का लगभग नज़दीक आते वक्त ये रिफॉर्म्स मेजर्स की इंट्रोड्यूस करना दुनिया में कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं करती है। वो तो सिर्फ चाइना देश टाइप देश को हो सकता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूँ चुनाव का पहले कोई बड़ा रिफॉर्म्स मेजर्स लाएंगे, मगर चुनाव का बाद ये जरूर लाएंगे। ऐसे कई रिफॉर्म्स मेजर का जरूरत है। तो उनका उसका समझ में है जब उन्होंने 21 में जब वो आत्मनिर्भर भारत का बात कहा, वो पैकेज का करते वक्त उन्होंने एक चित्रण दिया था, उसमें लगभग उसमें कई हिंट दिया था। वो कई आर्थिक सुधार का बात किया, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, या बाकी भी सुधार, कई टफ मेजर्स है। वो सामान्यतः कोई सरकार को उसकी हिम्मत नहीं होती, मगर जहां तक देश के हित होता है। ठीक है, एक छोटी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, मगर उसका ये जी डॉक्टर शेट्टीकर, आप बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रेंजर साहब भी बैठे हुए हैं, तो हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं इकोनॉमी की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, स्टार्टअप की, लेकिन जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है, जो 80 करोड़ लोग जिनको आपने रोटी और अनाज उपलब्ध करवाया, उसकी चिंता तो महंगाई की है ना। आज आटे दाल का भाव जो है इतना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और आपको, मैं डॉक्टर शेट्टीकर को जानता हूं, जिसकी नब्ज, जिसकी नज़र जो है आम आदमी से, गरीब आदमी से जुड़ी रहती है। नहीं, आपने सही कहा जी। जहाँ तक गरीब लोग हैं, उसका अलावा हमें दूसरा भी समस्या आया जी। ये जो कोविड का वजह से, ये ना सिर्फ भारत, दुनिया का 113 देश में रिसेशन आया था, तो भारत में ना, मगर उसमें हाँ ठीक है 19-20 में हमारा जो नेगेटिव ग्रोथ हुआ था 7.3%, मगर उससे हम बाहर आया, मगर वो इनकार नहीं करता हो, हमें उसमें नुकसान हुआ 19-20 में, वो हम कभी इनकार नहीं करते। और इसका साथ ही साथ कई लोग अपना जहाँ काम करते थे, जहाँ मुंबई हो, बाकी शहर में जी, वो अपना गांव लौट कर आए थे। मगर आप ये देखिए, ये जो गरीब लोग हैं, उनको जब इन्होंने घोषणा किया था सिर्फ 3 महीने, जो मुफ्त का 5 kg वो जो चावल या गेहूं देने का, उसका साथ साथ 1 kg दाल देने का, वो अनाउंस किया था सिर्फ 3 महीने का, मगर अभी तक ये चल रहा है। ठीक है, अभी 2 साल से ऊपर हो गया, मगर ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। मैंने एक बात आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जो ये लोग प्रोक्योरमेंट का बात करते, सरकार जो भी है वो किसान से प्रोक्योर करते, मगर आपको पता होना है सरकार को रेशन शॉप चलाने के लिए और बफर स्टॉक चलाने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 20 मिलियन टन का जरूरत है। ठीक है, मगर जो भी सरकार है उससे ज़्यादा करते थे। 2 साल पहले 120 मिलियन टन प्रोक्योर किया था। आप सोच लिए, इनकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी है सिर्फ 20 मिलियन टन, तो बाकी जगह का बाकी तो कहाँ जाएंगे, वो तो वेस्ट होता था। मगर इस सरकार ने उसका सही इस्तेमाल किया। ये जो 5 किलो ये जो मुफ्त में बांटते हैं वही है। ठीक है, तो वो जो
टैक्स लॉर्ड रेंजर पैसा का जो गलत इस्तेमाल होता था उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ जहाँ तक गरीब लोग हैं उनको कोई सरकार ने छोड़ा नहीं है। लॉर्ड रेंजर और इसका अलावा कई वेलफेयर मेजर्स, कई वेलफेयर मेजर्स, चाहे गैस का हो या कोई, ठीक है सर, मैं लॉर्ड रेंजर के पास जाना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। लॉर्ड रेंजर, आपने जब बात विदेश नीति की और विदेश की चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत सम्मान बढ़ाया और एक ग्लोबल इंडिया बनाया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरा हो रहा है, एनआरआईज के साथ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदुस्तान के जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, वो उनका बड़ा स्वागत करते हैं तहे दिल से और हर तरह से जुड़ते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री या एक सरकार की विदेश नीति का जो एनालिसिस है वो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर निर्भर करता है। आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हिंदुस्तान का दुनिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उस पर कैसे देखते हैं दूसरे प्रधानमंत्रियों और दूसरी हमारे जो पिछली सरकारें उनकी तुलना में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार, बीजेपी ने अगर नेक्स्ट इलेक्शन जीतनी है तो उनको इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम बता रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा गरीब आदमी को खाना और एनर्जी, फ्यूल वगैरह का जो शॉर्टेज है, एक तो वो यूक्रेन में जो लड़ाई हो गई है उससे सिचुएशन और भी गड़बड़ हो गई है दुनिया में। ये इंडिया ही नहीं, सारे हम यहाँ यूके में भी बैठे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। तो देयर आर सर्टेन थिंग जिसमें इंडिया जो है वो अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर ए वर्ल्ड इकोनॉमी नाउ। अगर किसी देश में कुछ गड़बड़ होती है उसका इफेक्ट इंडिया में पड़ता है। तो मेरा तो यही विचार है कि अभी ये 2-3 साल जो रह गए हैं, गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने पूरा ध्यान गरीबों के ऊपर लगाना है, किसानों के ऊपर। जो लॉ उन्होंने वापस लिया वो अच्छा किया। क्यों? अगर कोई लॉ कितना भी अच्छा हो, जो लोकप्रिय नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए। ये मोदी जी की एक बहुत बड़पन था। He could have carried on, he could have caused more damage to the morale of the farmers। जो अन्नदाता है उनको भी प्यार से रखना पड़ता है, क्योंकि जितने भी भारत के सोल्जर हैं 90% सोल्जर जो है वो किसानों के बेटे हैं, किसानों के बच्चे हैं जी। हाँ, इसलिए वो उनको कभी तंग नहीं करना चाहिए। वो खाना भी देते हैं और डिफेंस भी करते हैं इंडिया की। जो मोदी जी ने विड्रॉ किए, मैं उनको सलूट करता हूँ। ये एक बड़े महान लीडर का काम है कि उन्होंने क्या, देखो ये इसका। सर एक छोटा वक्त बिल्कुल कम है, एक छोटा सा मुझे बता दें, क्योंकि आपसे मैं जानना चाहता हूँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर प्रधानमंत्री को या मौजूदा सरकार को 10 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हैं आउट ऑफ 10? 100% सर, 10 आउट ऑफ 10। बिकॉज आज अगर जो सारे देशवासी, जितने इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दे आर क्यूइंग टू डू बिजनेस विद इंडिया, दे आर क्यूइंग टू डू कोलैबोरेशन विद इंडिया। दैट इज द चार्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ये पहले कभी नहीं था। अभी जाओ, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि किससे हमने दोस्ती करनी है, किससे हमने धंधा करना है, बिजनेस करना है। ये चॉइस हमारे पास कभी नहीं थी पहले। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेट्टिगार, डॉक्टर लॉर्ड रेंजर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या आप मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। इस पर लोगों ने अपनी राय हमें भेजी है और 82% लोगों ने राय में हाँ कहा है, यानी 82% लोग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के कामकाज से खुश हैं। 82% लोगों ने। आपने देखा कि हमारे एनालिस्ट ने 8 नंबर दिए थे 10 में से, और अभी दूसरे एनालिस्ट ने 10 में से 10 दिए थे। ये आपने हमारे राजनेताओं के, हमारे पैनलिस्ट की राय सुनी, जनता की राय सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। सरकार कितनी असरदार है ये उसके काम करने से पता चलता है। प्रधानमंत्री मोदी के हौसलों की दीवार इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब विपक्ष भी यही कहता है कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं। वैसे भी कहा गया है कि लोकतंत्र में ताले की चाबी जनता जनार्दन के पास होती है, और जनता के दिल को कैसे जीता जाए इसकी मास्टर की प्रधानमंत्री मोदी के पास है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बाकी सारी पार्टियां अभी भी विंडोज़ फॉर्मेट पर काम कर रही हैं और मोदी जी कब का एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पर चला रहे हैं। हम तो फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे, दुनिया जले तो जले। और अब बात सत्य की विजय के लास्ट सेगमेंट में, यानी इसको देखा क्या किया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सिंसियर पॉलिटिशियन माने जाते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में, अपने कामकाज के दौरान कई बार मोदी फनी मूड में भी दिखाई देते हैं।
आइए आपको दिखाते हैं मोदी के कुछ फनी मोमेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।